नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर हमारा होने वाला है वो होने वाला है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के साथ ही मैं आपको शेषफल प्रमेय के भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा और साथ ही फ्रैक्शन से भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो तीनों चैप्टर एक बार में क्लियर हो जाएंगे अगर ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, आंसर देने का प्रयास करें क्या आंसर है। और हाँ भाई, कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, लास्ट में जब आप क्वेश्चन कर लोगे तो कमेंट करके जाना कि सर मेरा स्कोर इतना है या इतना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान से देखना। एक संख्या 54 से उतनी ही अधिक है जितनी 82 से कम है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। वो वह संख्या पूछ रहा है, अर्थात आपने मान ली अगर वो संख्या x है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, x का नाम सुनते ही भागने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि x जो है कहीं कहीं पे बहुत छोटे मेथड में भी लग जाता है। ठीक है, तो वहीं इसका यूज होने जा रहा है। मान लो आपने वो संख्या x है और आप बोल रहे हो कि वो संख्या 54 से उतनी ही अधिक है जितनी 82 से कम है। तो अगर वो संख्या 54 से अधिक है तो एक बात मुझे सोच समझ के बताओ, तो 54 तो उससे कम होगी या नहीं होगी? तो मैं कह सकता हूँ x माइनस 54 बराबर 82 से वो संख्या कम है, तो 82 बड़ी होगी और वो संख्या छोटी होगी या नहीं होगी? अब ये समीकरण आपकी बन गई। अब इस x को जब मैं इधर लाऊंगा तो 2x हो जाएगा और ये 54 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 82 प्लस 54, तो 2x बराबर अगर मैं कहूँ तो ये हो जाएगा आपका 136। और x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 2 8 16 2 6 12, यानी कि 68 वो संख्या है जो 54 से उतनी ही अधिक है जितनी 82 से कम है। ठीक है, था नहीं था छोटा। अब देखो x मान के भी क्वेश्चन जो है छोटे हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, x से बड़े ही होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर जो है वो 10 है। लिख लेते हैं। मान ली दो संख्या वे आपकी a प्लस b थी, उनका योग जो दिया है आपको 14 दिया हुआ है और उन्हीं संख्याओं का अंतर आपको 10 दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, अर्थात a गुणा b आपसे पूछा है। a गुणा b निकालने के लिए पहले आपके पास a की वैल्यू होनी चाहिए और b की वैल्यू होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ से निकलेगी। आपने इस तरह की इक्वेशन जो है अपने 11th-12th क्लास में बहुत हल की होंगी, तो आपको पता होगा जो चीज़ प्लस होती है जो चीज़ माइनस होती है वो कट जाती है और ये दोनों जुड़ जाएंगे 2a और ये भी जुड़ जाएंगे, कितना? 24। तो a की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी आ गई? 12। जब a की वैल्यू मेरी 12 आई तो इस a की वैल्यू को या तो इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो, मर्जी है आपकी, कोई सी भी रख लो। ठीक है, मैं इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ सेकंड। तो जब मैं a की वैल्यू इसमें रखता हूँ तो 12 प्लस b बराबर 14 और 12 उधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आई आपकी? b की वैल्यू आई आपकी 2। आप कहोगे 14 में से 12 गए तो 2 ही तो बचते हैं, तो a की वैल्यू 12 और b की वैल्यू 2, बस अब इसमें मान रख दो भाई। 12 गुना 2 आपका कितना है? 24। यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसी संख्या n को 4 से भाग दे, तो दे दो भाई। n को भाग देनी है किससे? 4 से। यदि किसी संख्या n को 4 से भाग दें तो 2 शेष बचता है, अर्थात जब आप इसे n को 4 से भाग दोगे तो आपके पास 2 शेष बचता है। तो 2n को 4 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसकी n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू निकलेगी कैसे? वो देखो यहाँ पे ऐसे निकलेगी। अगर मैं इस भाजक को और इस शेषफल को जोड़ दूँ तो मेरा कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2 और ये 4 प्लस 2 ही आपका 6 होगा, अर्थात n की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। जब आप 6 को 4 से भाग दोगे तब देख लो 2 ही शेष बचेगा। ठीक है, अब जब n की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ से 2n की वैल्यू निकाल दो। 2n की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 2 गुना 6 अर्थात 12। यानी कि वो पूछ रहा है अगर 12 को 4 से भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा? अब देख लो, भाग देख, 12 से जब 4 को भाग दोगे तो पूरा भाग हो जाएगा और शेष तो कुछ भी नहीं बचेगा, अर्थात 0 शेष बचेगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आया होगा। बहुत आसान सवाल है और पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आप सभी के सामने। इस तरह के क्वेश्चन आपने कई बार देखे होंगे, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं और इनके ऊपर ये बार लगा हुआ होता है। और इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे वो यहाँ पे देखना। 0.8 के ऊपर बार है और इसको बोल रहा है कि हल करो। तो जब भी किसी संख्या के ऊपर ऐसे आपको डंडा सा दिया जाए तो उस संख्या को लिखो और उसके नीचे 9 लगा दो, बस यही इसका आंसर है। इसे आप ट्रिक मान लो या मेथड मान लो या कुछ भी मान लो, जब भी आपको ऐसा डंडा किसी भी संख्या के ऊपर दिखता है, यदि 2 संख्याओं के ऊपर दिखेगा तो नीचे 999 लगा दोगे, 3 के ऊपर दिखेगा नीचे 999 लगा दोगे, 1 के ऊपर दिखेगा तो नीचे एक बार 9 लिख दोगे। ठीक है, अब देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है 0.89 और दोनों के ऊपर ये डंडा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 89/99, अर्थात 2 बार 9 लिखा गया। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाना है। अब देखो 0.1
2 3 को हल करना है, लेकिन इस बार डंडा जो है इन 2 के ऊपर है, इस एक के ऊपर डंडा नहीं है। तो ऐसे केस को कैसे हल करेंगे? ऐसे केस को भी सेम टू सेम ऐसे ही हल करना है, स्टार्टिंग बिल्कुल सेम करनी है। 1 2 3 को तो ऐसे ही लिख दो, और जिसके ऊपर डंडा नहीं है ना उसको इसमें से घटा दो, और बटे जिनके ऊपर डंडा है उतनी बार 9 9 लिख दो, और जिसके ऊपर डंडा नहीं है उतनी बार 0 लगा दो। सीधी सी बात है भाई। 123 में से एक गया 122 और 990, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना भाई, जिसके ऊपर डंडा नहीं है उसको इस पूरे में से घटा दो, घटा दिया। अब जिनके ऊपर डंडा है उनका तो आप 9 लिखोगे नीचे, और जिसके ऊपर डंडा नहीं है उसके लिए 0 लगा दो, खत्म केस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा हुआ है आपका? 4.858585 की भिन्नात्मक संकेत पद्धति क्या है? अब आपको ये वर्ड बड़ा भारी सा लग रहा होगा, भिन्नात्मक संकेत पद्धति, ये क्या कह दिया उसने? वो आपसे इसकी फ्रैक्शन पूछना चाह रहा है। अर्थात मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना भूल गया, एक बार बता देता हूँ। इस बार का मतलब होता है कि जिस भी संख्या के ऊपर बार आता है उसकी कंटिन्यू रिपीटिंग चलती रहती है, रिपीटिंग चलती रहती है बार बार। ठीक है, इसीलिए ये बार लगाया जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अब देखो यहाँ पे भी 858585 की रिपीटिंग हो रही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4.85 के ऊपर बार लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बस अब तो क्वेश्चन ऐसा ही नहीं बन गई। अब देखो करेंगे कैसे। 4 को 4 लिखो जो तो पॉइंट की जगह लगा दो प्लस, और 85 का 85, और बार दोनों के ऊपर है ना तो 99। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 सही 85/99, ये भी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसा ही 3 लाइन में हल हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अर्थात आपसे पहली 10 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। पहली 10 विषम संख्या कौन सी होंगी? 1 3 5 7 9 11 13 15 17, इस तरह से आप लगाओगे तो पहली 10 विषम संख्या निकालोगे और उनका योग करोगे। एक तरीका तो था ही। अब दूसरा तरीका जो है आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि यदि वो प्रथम विषम संख्या का योग पूछता है, चाहे वो कितनी भी विषम संख्या पूछ ले, अगर वो प्रथम से स्टार्ट करके योग पूछ रहा है तो हमेशा जितनी संख्या पूछी है उन संख्याओं का स्क्वायर कर दो, और जो भी आएगा वो इन सभी संख्या का योग आएगा। ध्यान रखना, 10 विषम संख्या का योग पूछा था तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100। अर्थात जो 10 विषम संख्या होगी शुरू की उनका योग 100 होगा, चाहे आप निकाल के देख लेना। ठीक है, ये था इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अगर आपसे आता है तो आप जवाब देने की कोशिश जरूर करें। देखो करना कैसे है। 83 सही 3/7 प्लस 117 सही 6/7 प्लस 50 सही 6/7 का मान क्या होगा? आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है? इसकी जब इसमें गुणा करोगे 3 जोड़ोगे 7 आएगा, इस तरह नहीं करना, ध्यान रखना। आपको इस 83 को अलग, 117 को अलग और 50 को अलग जोड़ना है। आप 83 प्लस 117 प्लस 50 इनको एक साइड जोड़ दो, प्लस 3/7 ये, 6/7 ये और 6/7 ये। 3/7 तो 1 हुआ, 6/7 1 हुआ और 6/7 ही 1 हुआ। अब इन्हें जोड़ो पहले। 3 और 7 10, हासिल लगा 1, 6 7 और 8 15, हासिल लगा 1 250। अब देखो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हर तीनों के समान है तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 3 और 6 9 और 6 15, अर्थात 15/7। ठीक है, इतनी बात। और यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो 7 बार 7 इसका एलसीएम आ जाएगा। 7 0 0 25 6 150, 25 7 175, 1750 जमा 15। तो जब इसका आंसर होगा आपका आंसर आ जाएगा इसमें 1765/7। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो एक इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। 1/12 1/20 1/30 1/42 से लेके 1/32 तक का योग निकालना है। कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले जब भी आपको इस तरह की सीरीज दिखाई दे तो उसके टुकड़े कर लो हर के। 3 × 4 में इसको लिख सकता हूँ, इसको 4 × 5 लिख सकता हूँ, इसको 5 × 6 लिख सकता हूँ और इसको 6 × 7 लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही करते करते जब मैं 132 तक जाऊँगा तो इसे 11 × 12 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ ध्यान से कि ये तो मेरा 3 है और ये मेरा 12 है, बस इन दोनों से ही काम हो जाएगा, इन दोनों पर ही ध्यान देना है आपको। अगर मैं इस 1/3 को ऐसे लिख दूं और इस 1/3 में से 1/12 लास्ट वाला घटा दूं तो मेरा क्या आएगा? इस पूरी सीरीज का योग आ जाएगा। आप घटा के देख लो, एलसीएम क्या आएगा? 12। 3 से 4 बार गया, 12 से 1 बार गया, तो 3/12 जो है इसका आंसर आया, अर्थात 1/4 मैं कह सकता हूँ इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करूँगा क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो आपको संख्या दी हुई है इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो आप कैसे बताओगे? आपने एक रूल पढ़ा होगा 9th क्लास में कि जब भी यहाँ पर इस वर्गमूल के यहाँ पर कोई संख्या होती है वो इसके 1/, में आ जाती है। तो यदि मैं इसको 4 से ही 1/3 4 की पावर 1/3 लिख दूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 1/4
और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/6 और इसको लिख सकता हूँ 255 की पावर 1/12। क्लियर है इतनी बात? अब देखो ध्यान से करना क्या है, इन सभी का हर देखो क्या है, 3, 4, 6, 12, अर्थात सारी ऐसी संख्या है। अगर मैं इनका सबका एलसीएम ले लेता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा मेरा 12। तो अगर मैं इन सभी में 12 से गुणा कर दूँ, क्यों 12 से गुणा क्यों करी, क्योंकि इन सभी का एलसीएम जो है वो 12 ही आएगा। जो एलसीएम आता है उसी से इसमें गुणा कर देते हैं। तो 3 चौक 12, 4 से जब आप 12 को काटोगे 3 बार जाएगा, 6 से 2 बार जाएगा, 12 से 1 बार जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनकी घात को पूर्णांक में बनाने के लिए। तो 4 की पावर ये तो 4 होगी, 6 की पावर 3 होगी, 15 की पावर 2 होगी और 255 की पावर 1 होगी। तो ये तो 255 ही रह जाएगा। ये कितना होगा, ये 225 हो जाएगा और ये 6 से 36 का 216 हो जाएगा और ये 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इनमें से सबसे बड़ी घात बतानी, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही इनमें आंसर होगा। सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है, ये सबसे बड़ी संख्या है ना, तो ये ही यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे छोटी भी बता सकते हो ऐसी आप, ये सबसे छोटी है अर्थात ये आपकी सबसे छोटी होगी। ठीक है, उम्मीद करूँगा सवाल समझ आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, एक बार देख लेते हैं क्या करना है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आपको सबसे लास्ट वाले पे ध्यान देना है। अगर ये वर्गमूल के अंदर है तो क्या ये किसी का वर्गमूल बनता है? जी हाँ, आप कहोगे 7 का वर्गमूल बनता है। तो 7 प्लस, इस क्वेश्चन को उल्टा लेके चलना है, 7 प्लस 29 और इसके ऊपर आप रूट लगा दोगे तो 29 और 7 को जोड़ोगे कितना आएगा? 36। 36 किसका वर्गमूल बनता है? 36 बनता है 6 का। तो अब यहाँ तक का क्वेश्चन जो है हमारा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर उतारोगे क्या? 19, इसके ऊपर वर्गमूल लगा दो। 19 और 6 कितना? 25। 25 किसका बनता है? 5 का बनता है। तो अब यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। 5 प्लस 11, ठीक है। अब इसके ऊपर वर्गमूल लगाओगे तो 11 और 5 हो गए 16। 16 किसका बनता है? 16 बनता है 4 का। तो यहाँ तक का क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 और 5 के ऊपर जब वर्गमूल लगाओगे तो क्या आएगा? 9, अर्थात 9 किसका बनता है? 9 बनता है 3 का। तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ आया होगा। इस तरह से ही क्वेश्चन आपको हल करने हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो भाई कहा क्या हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। x बराबर 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 हो तो 1/x का मान ज्ञात करो। अब 1/x का मान आपको वैसे नहीं ज्ञात करना लंबे वाले तरीके से, नहीं, इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि यदि आपको x का मान कुछ भी दिया हुआ है और 1/x का मान पूछ रहा है तो 1/x की वैल्यू सेम वही होगी जो यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन वहाँ पर जो साइन है उसका अपोजिट साइन हो जाएगा, ध्यान रखना। 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 एक्स की वैल्यू थी, तो जब आप इसे उल्टा करोगे तो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 ही इसका आंसर होगा, ध्यान रखना। अगर आप इसे डिटेल से करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बता देना, मैं कमेंट में आपको समझा दूंगा। ठीक, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसका आंसर मुझे बताओ। एक्स की वैल्यू आपको 2 प्लस अंडर रूट 3 दी हुई है और 1/x की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होगी? 2 माइनस अंडर रूट 3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे। यदि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर मुझे हर को अंश में ले जाना है, यदि हर को अंश के रूप में बदलना है तो मुझे उसका साइन चेंज करना पड़ता है या नहीं पड़ता? तो यदि 1/√9 प्लस अंडर रूट 8 को मैं अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मैं एक को, इसको जो ये चीज़ है ना हर में, इसको मैं अंश में ले जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे अंश में बदलने के लिए इसका साइन चेंज करना ही पड़ेगा, ये रूल होता है। ठीक है, तो जब आप इस तरह इसको भी बदलोगे अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7, इस तरह इसको भी बदलोगे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, तो जब आप इस तरह बदलते हुए जाओगे तो यहाँ पे आके भी आपका जो है साइन बदलेगा। ठीक है, और अब आप ध्यान से देखना, अंडर रूट 8 माइनस में है, अंडर रूट 8 प्लस में है, अंडर रूट 7 माइनस में है, अंडर रूट 7 प्लस में है, अंडर रूट 6 माइनस में है, यहाँ प्लस में होगा। तो इस तरह से कटते हुए यहाँ तक कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा। अब आपको करना क्या है, जो चीज़ बच रही है उसे बचा लो, क्या दिक्कत है बचाने में। अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 3, यही तो बचा। अब देखो अंडर रूट 9 का अंडर रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, और अंडर रूट 3 को मैं अंडर रूट 3 ही लिख दूंगा, तो बस यही आपका आंसर हो जाता है। इससे आगे आप इसे सोल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि क्वेश्चन में अगर आपको अंडर रूट 3 की वैल्यू दी है तो अंडर रूट 3 की वैल्यू रख के यहाँ इससे घटा दो, आंसर आपका जब भी आ जाएगा, और ये भी आंसर आपका सही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस तरह के सवाल में आपसे जीरो पूछेगा कि इस तरह के सवाल में आपको कितनी जीरो हैं ये बतानी है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले ये बताओ मुझे जीरो बनती किस चीज़ से है। यदि मैं 5 के गुना 2 में करूँ तो 10 आएगा, अर्थात जीरो बन गई। तो यानी कि मुझे जीरो बनाने के लिए हमेशा 5 और 2 की गुना तो करनी ही पड़ेगी, इनके बिना जीरो नहीं बन सकती। ठीक है, तो अब मैं देखो इनको उन्हीं टुकड़ों में तोड़ूंगा जो 5 या 2 के गुना हो। अब देखो ध्यान से तोड़ने कैसे हैं। 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 गुना 7। 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 गुना 6। ठीक है,
और एक लिख सकता हूँ 4 गुना 9, ये भी तो लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखो 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 गुना 3, और 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुना 9। अब देखो यहाँ पे आपकी 5 और 2 जो है वो कितनी बार आए हुए हैं। अब आप कहोगे सर 1 5 तो ये रहा और 2 5 आपके यहाँ पे हैं, 5 गुना 5 25 होते हैं ना, तो 5 जो है आपका वो 3 बार आया है। और 2 देखो कितनी बार आया है, आप कहोगे 2 तो कहीं भी नहीं है भाई है, ध्यान से देखो इसमें 2 बार 2 आया है या नहीं आया है, आया है या नहीं आया है, बस यही बता दो। अब देखो 5 जो है आपका कितनी बार आया, 3 बार आया। 2 जो है वो आपका कितने बार आया, 2 बार आया। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं 5 और 5 ये 3 बार लिख लिए, और 2 और 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अगर मैं इनके गुना करूँ तो कितना आएगा 10, यानी कि अभी तक मेरे पास 2 ही जीरो हैं, और यहाँ मैं किसी की गुना कर ही नहीं सकता, अर्थात यहाँ तो 5 का 5 ही आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ जितनी संख्या 2 की होगी उतनी ही जीरो मेरे पास होंगे, अर्थात मैं कह दूँ इसमें 2 ही जीरो मेरे पास होंगे। ठीक है, उम्मीद करूँगा क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको कई बार देखने के लिए मिल चुका है, एक बार इसे भी देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक भी आपको बताकर चलूँगा। पहले देख लो क्वेश्चन में कहा क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, और x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि x प्लस 1/x की वैल्यू देकर x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपसे पूछे, तो हमेशा इसका तो करना वर्ग। जब आप 4 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 16, और इस 16 में से घटा देना 2, जो आएगा वो इसकी वैल्यू होगी, ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू क्या हुई 14, बस यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ आया होगा। ये आपकी ट्रिक है, डिटेल वाइज भी इस क्वेश्चन को करा सकता हूँ अगर आप कहोगे तो। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही रख लीजिए, आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका वो क्षेत्रमिति से होगा, उसमें वर्ग वर्त और आपके समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कल का जो चैप्टर होगा आपका इस सीरीज का लास्ट चैप्टर होने वाला है। उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों ने इस सीरीज के सभी चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा। ठीक है, मिलते हैं कल के चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद भाई।